Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next methods of educational research and statistics. इससे पहले हमने इथनोग्राफी की थी, ठीक है जी, वो भी एक मेथड था। केस स्टडी किया था, वो भी एक मेथड था। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल मेथड किया था रिसर्च का। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटेटिव मैथड्स ऑफ रिसर्च। एंड आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव मैथड, ठीक है जी। तो इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। एज यू ऑल नो 8 मार्क्स के सीधे क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द मीनिंग, वैल्यू एंड टाइप्स। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है? सो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है उस चीज़ को डिस्क्राइब करना बहुत अच्छे से। आप कोई भी एक टॉपिक ले रहे हो अपने रिसर्च का, आप डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत ही डिटेल में जाके जब आप अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करते हो। जैसे कि मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च की, ठीक है जी, वुमेन एजुकेशन पे मैंने रिसर्च की, तो मैंने क्या किया, हर एक डीप डिटेल जो मैं कलेक्ट कर सकती थी वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, मैंने वो क्या की, कलेक्ट की। तो वो क्या हो गया, जब सामने वाले को मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया तो मैंने बहुत डिटेलिंग में बता दिया, जस्ट बिकॉज मुझे उस चीज़ की डिटेलिंग थी जब मैंने रिसर्च की। तो जब हम बहुत ही डिस्क्राइब करके डिटेलिंग में अपनी रिसर्च को खुद समझते हैं या किसी को समझाते हैं, वो आ जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड में। Descriptive research aims to accurately and systematically describe a population, situation और phenomena। सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज मैनर में और एक्यूरेटली, जो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट आपका रिजल्ट है, उस चीज़ को आप क्या है एक्सप्लेन करते हो, डिस्क्राइब करते हो अपने वर्ड्स में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मैथड। डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। इच कैन बी आंसर, मतलब किन किन क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम इसमें, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, बट नॉट वाई। ये क्यों हुआ वो नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे व्हाट, वेयर इट हैपन, व्हेन इट हैपन एंड हाउ इट हैपन। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। वाई इट हैपन वो तो आप सर्च कर रहे हो ना एज अ रिसर्चर, ठीक है जी। देन इट इज़ यूजफुल व्हेन नॉट मस्ट इज नोन येट अबाउट द टॉपिक और प्रॉब्लम। ये डिस्क्रिप्टिव मैथड देखो तब काम आता है जब आपको उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप रिसर्च करके डिटेल में उस चीज़ को निकाल रहे हो, वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव मैथड। कि ऑलरेडी आपको बहुत कम पता है उस चीज़ के बारे में और आपको डिटेलिंग चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कूल्स में भी हमें वो टेक्स्ट बुक दे दी जाती है और छोटा सा टॉपिक होता है उस चीज़ पे, ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लो, न्यूक्लियस ले लो, एटम्स ले लो, छोटा छोटा टॉपिक, और उन्होंने बोला कि बोहर जी ने ये मॉडल दिया है, बट बोहर जी के मॉडल के बारे में सिर्फ 4 चीज़ें बताई हैं, KLM शेल, बस दैट्स इट। बट हमें क्या करना है, उसको डिटेलिंग में जानना है कि बोहर है कौन थे, कैसे उन्होंने ये शेल्स दिए। तो ये सब चीज़ों को हमने डिटेल में पता करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव मैथड। Before you can search why something happened, you need to understand when and where it happens। इससे पहले कि आप ये समझ सको कि ये क्यों हुआ, जैसे पहले बताया ना, वाई क्वेश्चन नहीं पूछते इसमें कि क्यों हुआ, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुआ और कब हुआ, ठीक है जी। ये सबसे अलग है, याद रखना, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव तो है ही प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च भी है। क्योंकि देखो, अगर आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके, ठीक है, पूरी डिटेलिंग में कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप चाहे क्वांटिटेटिव, चाहे नंबर्स का यूज़ करो, चाहे क्वालिटेटिव का यूज़ करो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। आपने तो बस उसको डिस्क्राइब करना जैसे तैसे। डिस्क्रिप्शन मैथड, इट कैन बी डिफाइंड एज अ मैथड यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल। जो सीधी सी बात है, ठीक है। ये जो रिसर्चेज होती है ना, जब आप डिटेल में कोई चीज़ समझाते हो, मोस्टली साइंस में होती है, बायोलॉजी या साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स में ज़्यादा रिसर्च की जाती है। जैसे हिस्टोलॉजी हो गया, वो सोशल साइंस में ज़्यादा की जाती है, इथनोग्राफी भी सोशल साइंस में की जाती है। और जो डिस्क्रिप्टिव है मोस्टली बायोलॉजी हो गई या साइकोलॉजी होगी, बच्चे का माइंड रीड करने के लिए, तो उस टाइम डिस्क्रिप्टिव मैथड यूज़ किया जाता है।
नाउ कम्स द नेक्स्ट दैट इट कैन ऑल्सो बी यूज इन अदर फील्ड्स, बाकी फील्ड्स में भी यूज़ की जाती है, जैसे मार्केटिंग होगी, सोशियोलॉजी होगी. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डाटा फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें बहुत सारे मैथड यूज़ करके अपनी रिसर्च कर सकते हो. अगर आपने डिटेलिंग में किसी चीज़ में पता करना है तो बहुत सारे मैथड यूज़ होते हैं. लाइक केस स्टडी कर लो आप किसी पर्सन की, ठीक है जी, आपने ऑब्जर्वेशंस की, इंटरव्यूज़ लिए, सर्वेस किए घर घर में जाके, तो इसमें मतलब बहुत सारे मैथड्स होते हैं. अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने सर्वेस किया, केस स्टडी की, आपने उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में रखना है या क्वांटिटेटिव नंबर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? दिस इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉपुलेशन और फिनोमेना, ठीक है. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ यूज इन सोशल साइंसेस बट कैन बी यूज एज अदर डिसिप्लिन्स एज वेल, कि मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है. इट कैन बी यूज टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट हाउ समथिंग वर्क्स और वाई समथिंग हैपन्स. तो इससे क्या है, मोस्टली हमें क्वेश्चंस यही निकल के आते हैं कि ये क्यों हुआ और कब हुआ, ठीक है जी. तो उस रिसर्च आप करोगे, आपको आंसर खुद ब खुद मिलेंगे. दिस काइंड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ इंटायरली थ्योरेटिकल, एंड इससे क्या होता है, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है सिर्फ. एंड रिसर्चर गैदर करते हैं डाटा, उसको एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और क्लियरली डिस्प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी साइनॉप्सिस करते हो, ठीक है. सिंपल आपने क्या किया, किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, जो जो इंपॉर्टेंट था उसको रख दिया, प्रिपेयर किया, एंड फाइनली जाके बना दी अपनी फाइल, एंड दैट्स इट. देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं इसके? पहला तो ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, ठीक है जी, कि जो डाटा है उसको हम सिस्टमैटिकली और क्वांटिटेटिवली कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सिस्टमैटिकली या स्टैटिस्टिकली हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें. देखो जब हम कहते हैं ना कि रिसर्च की है, उसको मीन के फॉर्म में बताओ, मीडियन के फॉर्म में बताओ, ग्राफ्स बनाओ, तो ये क्या है, एक तरह से क्वांटिटेटिव नेचर उसका सामने आता है कि ये क्वांटिटेटिव है. इट डजंट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स इट यूज न्यूमेरिक डाटा टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन और फिनोमेना. ये तो देखो आप सर्वेस करोगे, वहाँ पे आप जैसे गूगल पे जाके फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, बीएड में भी आपने किया होगा, देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, देखते हैं ना कितनी परसेंटेज आई है, उस अकॉर्डिंग पाई चार्ट बनाते हो या ग्राफ बनाते हो, या आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी. तो ये सारी क्या है, क्वांटिटेटिव होती है इन नेचर. देन कम ऑब्जर्वेशनल होती है ये, जैसे आपको बोला कि ऑब्जर्वेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो. मीन्स इसमें क्या होता है, आप सिंपली बैठ के क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सामने हो क्या रहा है. जैसे आपने टेक्निक्स पढ़ी होंगी, उसकी वीडियो में भी आप बना चुकी हो टेक्निक्स. एक इंटरव्यू वाली थी, एक ऑब्जर्वेशन, उसमें से बस आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है कि आपने क्या है, बैठ के उसको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, आप एक जगह पे बैठ के नेचुरल सेटिंग्स में बैठ के आप क्या है, उस सामने वाली चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो डिस्टेंस से, ठीक है जी. तो फिर आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो. नाउ कम्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स. मीन्स वो वेरिएबल जो सिंपली ऑब्जर्व्ड होते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं और मेजर किए जाते हैं. नेक्स्ट कम्स क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज मीन्स दे आर टिपिकली यूज टू डू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ मतलब जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है ना, मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड के लिए यूज़ किया जाता है. और ये डाटा हमेशा हमें क्या मिलता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मिलता है, ठीक है जी. नाउ वाई टू यूज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ करते ही क्यों हैं. जब हमने वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, देन वैलिडेट द करंट कंडीशंस, ठीक है, देन एनालाइज करना है किसी चीज़ को, या हमने फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं उस सब्जेक्ट के. सब्जेक्ट मतलब वो पर्सन, या किसी पर्सन पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं ना, जैसे मैंने किसी पे भी रिसर्च की, जॉन ड्यूई पे रिसर्च कर ली मैंने, ठीक है जी. तो वो सब्जेक्ट मतलब जैसे मैं किसी पर्सन पे रिसर्च कर रही हूँ ना, उसके बारे में अगर मैंने उसके ट्रेड्स के बारे में सर्च करना है कि मे बी उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में. फॉर एग्जांपल जैसे केस स्टडी की थी हमने, बीएड में भी की थी, ठीक है. तो उसमें क्या था, हम एक पर्सन की डिटेल्स लेके चल रहे हैं, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फादर नेम, मदर नेम, उसको क्या क्या दिक्कत है, उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है. तो ये सब पता करने के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं.
देन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो मेन है इसका कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते कैसे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम सबको पता है क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। एंड द रिसर्चर मे चूज वन और बोथ द मैथड्स इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आंसर। ठीक है जी, कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है रिसर्चर का वो क्वालिटेटिव भी यूज़ कर सकता है क्वांटिटेटिव भी, या दोनों ही एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। ये डिपेंड करता है वो रिसर्चर क्या चाहता है। देन मेथड्स हमेशा डिपेंड करते हैं कि किस तरह का आपने डाटा कलेक्ट करना है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि जब आप देखो रिसर्च कर रहे हो, जैसा आपके पास डाटा है आप मेथड उसी अकॉर्डिंग कलेक्ट करोगे। अगर आपने बहुत सारे लोगों पे सर्वे करना है तो आप सर्वे मेथड चूज़ करोगे। अगर आपने सिर्फ एक बंदे पे करना है तो आप केस स्टडी करोगे। मीन्स डिपेंड करता है। ठीक है, अभी सारे लोगों पे आप केस स्टडी करने लगोगे तो आप एक एक की केस स्टडी बनाते ही रह जाओगे फिर तो। ठीक है जी, तो ये भी गड़बड़ है। देन 3 जो मेन मैथड्स यूज़ किए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में वो है केस स्टडी, सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस। वैसे तो ये मैं छोटा छोटा आपके लिए लिख के आई हूँ, और अगर आपको डिटेलिंग में इस चीज़ की चाहिए तो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ ऑब्जर्वेशन पे और केस स्टडी पे, क्योंकि वो भी एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का एक पूरा टॉपिक है जो आपको पेपर में आना है यूनिट 4 में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन यूनिट 1 में आपको मिलेगी एंड केस स्टडी आपको यूनिट 4 में मिल जाएगी। पूरे का पूरा एक चैप्टर यू कैन से और नोट्स यू कैन से केस स्टडी के, उसके टाइप्स, उसके वेज, ऑब्जर्वेशन में भी ये सब मिल जाएगा। बट वैसे शॉर्ट में आप अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो तो ये मैं बता देती हूँ, और ये जो केस स्टडी है और ऑब्जर्वेशन वाली वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगी, ताकि आप सीधा जाके अगर आपने देखना हो केस स्टडी के बारे में पढ़ना हो या ऑब्जर्वेशन के बारे में तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देन केस स्टडी, पहले तो केस स्टडी जैसे आपको बताया कि सिर्फ एक पर्सन पे या ग्रुप ऑफ पीपल्स पे जब आप उनकी डिटेलिंग्स पता करना चाहते हो किसी पर्सन के बारे में, जैसे मेरे कोई नेबर में कोई रहता है, वो बच्चा है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, सभी कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर रिसर्च करूँ और देखूँ कि एक्चुअल में उसको डिसेबिलिटी क्या है। तो उस टाइम मैं वो केस स्टडी मेथड यूज़ करूँगी, उसके बारे में डिटेलिंग निकालूंगी। उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं थी पहले, उसने मतलब आज तक डॉक्टर को दिखाया या को क्या उसको प्रॉब्लम्स थी, उसके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम थी, सभी चीज़ों को डिटेल में मैं सर्च आउट करूँगी। वो होती है केस स्टडी। ठीक है जी, केस स्टडी इंक्लूड्स गैदरिंग ऑफ द प्रिसाइज डाटा ऑन स्पेसिफिकली डिफाइंड सब्जेक्ट। ठीक है, वही जो मेरा सब्जेक्ट है, मतलब वो पर्सन है, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। Therefore, rather of describing facts, this can be generalized. This method is frequently used to describe various traits of a particular subject. केस स्टडी मोस्टली यूज़ किया जाता है जब हमने पर्सन के एटीट्यूड के बारे में पता करना है, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें पता करनी है, उस टाइम क्या है केस स्टडी यूज़ की जाती है। ठीक है, रिसर्च कैन डेवलप हाइपोथेसिस थ्रू केस स्टडीज़। जो रिसर्चर होता है, रिसर्च नहीं सॉरी यहाँ पे रिसर्चर कर लेना प्लीज़। हाँ, तो जो रिसर्चर होता है वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है हाइपोथेसिस केस स्टडी के थ्रू। हाइपोथेसिस भी आप सबको पता होगा क्या होती है, जब हम प्री प्लान करके चलते हैं कि हाँ मैंने ये रिसर्च करनी है, मेरा ये रिजल्ट हो सकता है, उसको ये दिक्कत भी हो सकती है, उस बच्चे को वो दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व इन डेप्थ रिसर्च इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इन डेप्थ हम रिसर्च करेंगे जाके उस सब्जेक्ट के बारे में। यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इससे क्या होगा, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो पर्सन है, सब्जेक्ट मतलब वो कंफ्यूज मत होता ना सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट मतलब पर्सन की बात की है जिस पे आप केस स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसा था, कैसा अब है, तो उन चीज़ों के बारे में आपने रिसर्च करनी है, वो होती है केस स्टडी। ठीक है, अगर आपने डिटेलिंग में पढ़ना है इस बारे में तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भेज दिया है। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो आप। देन कम सर्वेज। सर्वेज तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि सर्वेज करते हैं हम घर घर पे जाके, जैसे वो पोलियो वाली आंटियाँ घूमती हैं, वो आपने देखा ही होगा कि अपने बच्चे को पोलियो पिला दो, जाके देखते हैं आपके घर में कितनी एज है, कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें भी कई बार काउंट की जाती हैं, लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं सर्वेज। बट सर्वेज है जो क्वेश्चनियर के थ्रू भी किए जाते हैं या पोल्स के थ्रू। पोल्स आप सबने देखा होगा ना, रेटिंग्स जैसे वो बार ग्राफ वाली होती है कि हाँ इतने % हो गए तो इतने % हो गए, फिर पोल इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है जी, तो ये क्या होती है, पोलिंग सिस्टम होता है सर्वेस करने का।
वैसे तो अगर देखा जाए मोस्टली आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स बना लेते हैं कि हाँ अपने रिस्पॉन्सेज दो, यहाँ पे सबमिट करो उसको, वो फिर आपको जिसने भेजा होता है ना उसके फ़ोन में पूरे का पूरा एक पाई चार्ट निकल के आ जाता है कि ये बच्चे के रिस्पॉन्स थे, इतने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, सब कुछ आपको डिटेल में आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से मिल जाता है। ये सब तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो कैसे कैसे हो सकता है, डिजिटली भी, नॉन डिजिटली भी, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और फ़ोन सर्विस भी हो सकते हैं। सर्विस तो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस जाके अपने सर्वे करना है। ज़रूरी थोड़ी कि दूर दूर जाके आप कहीं पे भी शहरों में जा के रिसर्च कर रहे हो, नो, अपने आसपास करो रिसर्च, ठीक है। या सिंपल फॉर्म्स में गूगल फॉर्म बनाओ फ़ोन्स में और सबको सेंड कर दो, मेल कर दो, सभी अपने आंसर्स देते रहेंगे, सबमिट करते रहेंगे, आपके पास आपके फ़ोन में डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे, तो वो सर्वे हो गया। देन कम ऑब्जर्वेशन। तो इस पर भी अगर आपने पढ़ना है तो आप जाके सीधा एज यू नो लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में, उस पर देख सकते हो। बट इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है कि ऑब्जर्वेशन वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि ऑब्जर्वेशन जब आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी चीज़ को, देखते हो, ध्यान से सोचते हो कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये जो अप्रोच है ना, रिसर्चर ऑलवेज कीप्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दूर पड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं को पास बिठा के आप किसी को उसको देखी जा रहे हो, ऑब्जर्व करी जा रहे हो, नो। आपने उस पर्सन को देखना है, पर्सन क्या कर रहा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, उससे आप जज कर सकते हो कि एक्चुअल में उसको दिक्कत क्या है। वो होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। This enables them to acquire the data on behaviors and traits under investigation without having a respondent to provide truthful and precise answers, ठीक है जी। तो आपकी इससे रिसर्च भी इजी हो जाएगी। एंड ऑब्जर्वेशन अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है, ऑब्जर्वेशनल अप्रोच, ठीक है। इसमें दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा भी हम गैदर कर सकते हैं, या एक ही टाइम पे दोनों, या एक टाइम पे एक, वो रिसर्चर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन सबसे बेटर टेक्निक है, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज़ वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको केस स्टडी ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख के जा सकते हो सीधा केस स्टडी पे और ऑब्जर्वेशन पे। ये भी आपके टॉपिक ही हैं एम एंड सेकेंड सेम के। एंड आई होप टुडेज़ वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।